हमने बाइक्रोमेटिक लाइट का यूज देख लिया था वाईडीएससी में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे यूज ऑफ व्हाइट लाइट इन वाईडीएससी। ये देखेंगे कि भाई हमने अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज कर ली, व्हाइट लाइट यूज कर ली तो क्या होगा। तो व्हाइट लाइट यूज करने पे क्या होगा, सबसे पहली बात आपको पता है बेटा कि इस पॉइंट पर सेंटर पे क्या होगा, हर एक लाइट के लिए जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। इसका मतलब जितनी भी इस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें ढेर सारे कलर की लाइट है। एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ की लाइट है इसमें, ऐसा आप मान सकते हो। हालांकि आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, बट ये कि इसमें हर एक कलर की शेड को अगर देखोगे तो कुल मिला के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ इसमें है। तो उस पर्टिकुलर, ठीक है, हर एक लाइट, इसमें चूंकि ढेर सारी लाइट है तो हर किसी के लिए पाथ डिफरेंस जीरो आएगा। इसमें तो यहाँ पे क्या होगा, हर किसी के लिए मैक्सिमम बनेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि इसमें सारे लाइट की मैक्सिमा बन रही है। ठीक, तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, व्हाइट होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट बिकॉज मैक्सिमा फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमा बन रहे हैं क्योंकि डेल्टा एक्स क्यू जीरो। अच्छा, जैसे ही आप इससे थोड़ा इधर जाओ या इधर जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको पता है कि भाई जिसकी वेवलेंथ कम उसका मैक्सिमा और मिनिमा पहले बनेगा। मैक्सिमा भी बनेगा पहले, मिनिमा भी पहले बनेगा, लेकिन सबको पता है कि मिनिमा पहले बनता है उसके बाद मैक्सिमा बनता है। अगर हम फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिमा से पहले फर्स्ट मिनिमा बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक कलर जिनकी वेवलेंथ जैसी भी हो उसके हिसाब से क्या होगा, उनकी मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो इसके इधर क्या होंगे, कलरफुल, ठीक है, फ्रिंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आ गई। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पास में कौन बनेगा। तो आपको एक चीज पता है भाई, सबसे पास में हर एक कलर की क्या होगी, मिनिमा बनेगी, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी मिनिमा दिखाई देगी। तो इसका यह मतलब है कि जो भाई सबसे पास में वेवलेंथ किसकी ज्यादा, रेड कलर की। तो यहां पे सबसे पास में जो होगा वो होगा तुम्हारा कौन सा बेटा, रेड कलर की फ्रिंज, ठीक है। सबसे पास में जो बनेगा वो रेड कलर बनेगा। और वैसे जब दूर की बात करेंगे तो भाई तब तक क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा आ चुका होगा किसका, ब्लू कलर के लिए, तो ब्लू दिखाई देगा। बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कि ये पैटर्न कॉन्स्टेंटली दिखेगा आपको, नहीं, कुछ दूर जाने के बाद इसके सेंट्रल मैक्सिमा से इधर या इधर वो सारे के सारे मतलब क्लियर विजन नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो अब यहां पे एक्चुअली इस पर्टिकुलर व्हाइट लाइट की यूज होती है टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। बात समझ आ गई। जैसे अभी मैं एक चीज बताऊंगा कि थिन फिल्म अगर हमने यहां पे रख दी कोई पर्टिकुलर थिकनेस की तो क्या इफेक्ट आएगा, उससे क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाती है। अभी वो आगे वही सारी चीजें हमने कर रखी है। तो जो शिफ्ट होती है ना, शिफ्ट होके कहां पे गई वो पता करने के लिए व्हाइट लाइट यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट है, सिर्फ बाकी सारी चीजें कलर्ड है, तो जहां व्हाइट बनेगी इसका मतलब वहां सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया बेटा व्हाइट लाइट का यूज इन वाईडीएससी। तो वाईडीएससी में आपको पता चल गया भाई पास में क्या बनेगा, रेड, दूर क्या बनेगा, ब्लू, और सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी, व्हाइट। अब अगर मान लो कि इसको बेटा हम डिफरेंट कलर से ढक दें, मान लो फिल्म ली और डिफरेंट कलर की ली, तो डिफरेंट कलर की ली, इसका मतलब वहां से जब लाइट निकलेगी तो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बेटा वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर की या डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी। तो यहां पे वेवलेंथ अलग, यहां पे वेवलेंथ अलग, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे कोहेरेंट ही नहीं होंगे सोर्सेस। अब कोहेरेंट ही नहीं होंगे तो इसका मतलब यहां पे कोई भी पैटर्न नहीं बनने वाली। बात समझ आ गई। तो अगर आपने डिफरेंट कलर की थिन फिल्म से इसको ढक दिया तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। और मान लो कि एक को हमने ढक दिया ब्लैक कलर के पेपर से, यहां से सिर्फ लाइट आ रही है, तब भी इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही। तो वहां पे बनता है एक्चुअली डिफ्रैक्शन, जो अपन आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिखा दिया, इफ वी कवर द स्लिट्स बाय डिफरेंट कलर्ड थिन फिल्म और इफ वी कवर वन ऑफ द स्लिट विद द ब्लैक पेपर देन नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑब्टेन। क्लियर, याद रखना। अब आता है इफेक्ट ऑफ थिन फिल्म, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये हमारे पास एक लाइट है जो जा रही है, आप देख रहे हो ए से बी पॉइंट, ठीक है। ए से बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो टी हमने मान ली। तो एयर में ए से बी चला और ये डिस्टेंस हमने देखा कि ये टी है, तो लाइट कितना चला, टी। अब मान लो कि इस पर्टिकुलर ए से बी के बीच में हमने एक मीडियम रख दी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लाइट अभी भी टी चल रहा है, लेकिन एक्चुअली लाइट मीडियम के आने से ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू एयर। तो अब यहां पे एक्चुअली जो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक चलेगा वो कितना चलेगा, ध्यान से देखो। तो ऑप्टिकल जो पाथ लेंथ आएगा वो म्यू इंटू टी आएगा, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक। क्लियर। तो जैसे हमने मीडियम रखा, अब डिस्टेंस कितना चला, म्यू इंटू टी। जब मीडियम नहीं रखा था तो कितना चल रहा था, टी। तो कितना ज्यादा चला, डेट इज द पाथ डिफरेंस।
तो पाथ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम देखें, मतलब मीडियम रखने पे, तो उसी डिस्टेंस के लिए, जितने डिस्टेंस के लिए एयर में चल रहा था उतनी डिस्टेंस के लिए, ठीक है, जब वो मीडियम में चलेगा तो डिस्टेंस ये बन जाएगी और उसकी वजह से थोड़ा पाथ का डिफरेंस आएगा कितना, μ-1 इंटू टी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और ये भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये वो पॉइंट है जिसमें क्या होगा, टी डिस्टेंस अगर किसी मीडियम में लाइट चलती है तो कितनी डिस्टेंस चलती है, वो म्यू इंटू टी एक्चुअली, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब इसकी वजह से एक इफेक्ट आएगा, क्या आएगा देखना, तो इफेक्ट ऑफ थिन फिल्म। मान लो कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्लिट के सामने, एक स्लिट के सामने हमने ये टी थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थिन फिल्म रख दी। यहां पे केस 1 लिया आपने, एक ही स्लिट के सामने अभी रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइट यहां से चल के आके मिली और लाइट यहां से भी चल के आके मिली, ज्योमेट्रिकली आपको लग रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो डिफरेंस जीरो आना चाहिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा थिन फिल्म है इसमें से जब लाइट पास करेगी तो वो एक्चुअली इतनी डिस्टेंस ज्यादा चलेगी भाई, टी थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल लेंथ तो दोनों का देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये वाली जो लाइट है वो एक्चुअली कितना ज्यादा चल रही है, अगर हम ये देखें तो ये इतना ज्यादा चल रही है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट भाई टी यहां से यहां तक क्या है, मीडियम है, और यहां से यहां तक टी क्या है, एयर, तो एयर में ये टी चला और इसमें ये मीडियम में म्यू टी चला, तो डिफरेंस जो आएगा, मतलब वही पाथ डिफरेंस, वो μ-1 इंटू टी है, तो यहां पे बेटा जो पाथ डिफरेंस आएगा वो μ-1 इंटू टी हो जाएगा। याद रखना ये चीज, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ से हमें पता चला। तो ऑब्वियसली अगर यहां पे पाथ डिफरेंस जीरो नहीं हुआ तो यहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ही नहीं। तो अब पॉसिबिलिटी में किधर जीरो होने की, तो ध्यान से देखो, नीचे अगर आप जाओगे तो जीरो होने के चांसेस ही नहीं है। क्यों, समझना, जीरो होने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा यहां से देखो लाइट चल के आ रही है तो सिमेट्रिकल लेंथ भी इसकी बड़ी है और प्लस मीडियम में से भी चल के आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये डिस्टेंस काफी बड़ी होगी एज कंपेयर टू यहां से जो लाइट चल रही है उसकी डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जीरो होने के चांसेस ही नहीं है। जीरो होने के चांसेस क्या है बेटा, इधर की तरफ, जिधर की तरफ आप स्लिट रखते हो, तो इधर की तरफ आपने स्लिट रखी तो इधर की तरफ जीरो होने के चांसेस होंगे। होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पॉइंट की बात करें तो यहां से जो लाइट चल के आ रही है और यहां से जो लाइट चल के आ रही है, देखो ये ज्योमेट्रिकल ज्यादा दिख रहा है आपको और ये एक्चुअली मीडियम से चल के आ रहा है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो बेटा, इसके इक्वल आ जाए। तो यहां पे अगर इक्वल आ गया तो डेल्टा एक्स की जीरो, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमम यहां बनेगा। तो वही चीज हुआ ना, देखो सेंट्रल मैक्सिमम क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग इन सेंट्रल मैक्सिमम। अब कितनी शिफ्ट हुई ये देखने के लिए हम व्हाइट लाइट यूज कर लेंगे, समझ आ गया भाई, जहां पे बनेगा व्हाइट इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, तो डिस्टेंस हम देख लेंगे सेंटर से, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस आती है शिफ्ट, वो शिफ्ट होती है बेटा अपने पास x इज इक्वल टू, दिस इज द शिफ्ट, d by d μ-1 into t, this is the formula to calculate the shift in central maxima। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा जब शिफ्ट होती है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहां थी, अब यहां सरक के चलेगी, तो पूरा इंटायर जो इंटरफेरेंस पैटर्न इस पे बन रहा है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। कितना, जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है उतना ही। तो यहां पे एक्चुअली ये जो आपने कैलकुलेट किया, दिस इज द शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, बट इट इज आल्सो शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो एक चीज और, क्या फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखो, जहां पे ये इंटरफेयर कर रहे हैं उस पॉइंट की जो वेवलेंथ है, मतलब उस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है लाइट की, वो लैम्डा ही है, और आपको पता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। तो यहां पे नो इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। तो एक चीज दिमाग में बिठाओ, स्लिट के सामने अगर हमने थिन फिल्म रखी कोई पर्टिकुलर थिकनेस की, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्रिंज की जो विड्थ है वो वही रहेगी। हाँ, बस शिफ्ट आ जाता है पैटर्न में, इंटरफेरेंस पैटर्न में, या कह सकते हो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मान लो दोनों के सामने रख दिया, तो भाई दोनों के सामने रख दिया, तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस आएगा, देखो ये कितना ज्यादा चला, μ1 -1 t1, और ये कितना ज्यादा चला, μ2 -1 t2। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा, सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे देखा। भाई सिमेट्रिकल लेंथ आपको देखने से लग रहा है सेम, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो सेम होगी, लेकिन इसमें ये चल रहा है कितना ज्यादा, इतना, और इसमें कितना ज्यादा चल रहा है, इतना। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पाथ डिफरेंस दिखेगा। तो अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस इतना आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा।
तो अब सेंट्रल मैक्सिमा किधर बनेगा, वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि ये जो हमने देखा है ये किसका ज्यादा है। मान लो कि μ1 - 1 T1 जाता है एज कंपेयर टू μ2 - 1 T2, तो इसका मतलब शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। मान लो ये ज्यादा है इससे, तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा शिफ्ट किधर होगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो कैलकुलेशन आपने करी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन। अब अगर हम बात करें, चलो मान लेते हैं कि ये ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस तो इतना आ गया। शिफ्ट की बात करें या इंटरफेरेंस पैटर्न के शिफ्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/d, और ये जो वैल्यू आपने ली है पूरा का पूरा, मतलब मॉड ऑफ μ - 1 T1 माइनस μ2 - 1 T2। मॉड इसलिए लगाया ताकि कुछ भी आए ये, क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ है इससे तो नेगेटिव आने लग जाएगा। तो मॉड लगने का मतलब क्या, पॉजिटिव लेना है आपको, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब मान लो कि T1 = T2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x = d/d μ1 माइनस μ2 into t। क्योंकि बेटा क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे t रख दो, यहाँ पे t रख दो, तो t कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, μ1 - 1 माइनस ऑफ μ2 माइनस प्लस 1, तो +1 - 1 कैंसिल, तो μ1 - μ2, सिंपल। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ दोनों स्लिट के सामने हमने रखा ट्रांसपेरेंट मीडियम, और यहाँ पे सिर्फ एक स्लिट के सामने रखा, तो फॉर्मूला ये बना, दोनों के सामने रखा तो ये बना। तो इस तरीके से बेटा अपने पास इफेक्ट ऑफ थिन फिल्म आता है। तो इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लें आराम से, ठीक है। अब इस पे करेंगे अपन क्वेश्चंस की, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्लियर। बेटा अभी आपने देख लिया कि भाई थिन फिल्म रखने से क्या होता है, पैटर्न शिफ्ट होती है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस फटाफट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 1 मिलीमीटर ये स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और हमने यहाँ पे एक t = 2 × 10⁻⁵ मीटर थिकनेस की 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली थिन फिल्म रख दी। d की वैल्यू आपको 1 मीटर दिया वगैरह, शिफ्ट बताओ आराम से। x की वैल्यू क्या, भाई हमें सॉल्यूशन तो पता है, आराम से हम कर सकते हैं। x = d/d μ - 1 into t, तो d की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 10⁻³ म्यू की वैल्यू कितनी 1.5 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू कितनी 2 इंटू 10⁻⁻⁵। यहां से बेटा आप आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 0.5 होगा, 0.5 यहां से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 10⁻⁻² मीटर। इसको आप 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, ये हमें अपने पास दिया हुआ है, ध्यान से देखना कि हमने जो लाइट यूज की 6000 एंगस्ट्रॉम की, और यहाँ पे हमने रख दिया टी थिकनेस की 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लिट के सामने, ये अपने पास थिन फिल्म। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एट विच सेंट्रल मैक्सिमम विल शिफ्ट टू द पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब ये है कि जब ये शिफ्ट होकर के यहां पहुंचा, तो एक्चुअली यहां पे जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनता था ना, ब्राइट, इस पोजीशन पे, बात समझ आई, इस पोजीशन पे सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट होकर चला गया। तो अगर हम फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो क्या होगा बेटा, 4d λ/d ये हो, क्योंकि y इज इक्वल टू होता है md λ/d। अब इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, शिफ्ट कितनी हुई, इतनी ही, और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, d/d म्यू माइनस 1 इंटू टी, सिंपल। तो d/d कैंसिल हो गया भाई, दोनों इक्वल है, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है वो फोर्थ ब्राइट पे जा रहा है, तो फोर्थ ब्राइट कहां पे था, y इज इक्वल टू 4d λ/d, और शिफ्ट कितना हुआ, d/d म्यू माइनस 1 इंटू टी, दोनों इक्वल कर दो, तो यहां से t की वैल्यू मिल जाएगी। तो t की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहां से क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, 4 λ म्यू माइनस 1, तो 4 λ की वैल्यू कितनी अपने को दिख रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज 1.5 माइनस 1, तो यहां से बेटा अपने पास आ जाएगा, ध्यान से देखो 0.5, तो सॉल्व कर लो इसको, 0.5 है ये, है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा अपने पास 1/2, तो 8 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 4.8 माइक्रोमीटर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों स्लिट के सामने दो थिन फिल्म रख दी। अच्छा, यहाँ पे इसका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और थिकनेस कितनी 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। इसके लिए थिकनेस t रखा और म्यू की वैल्यू 2.5 मीटर।
सॉरी 2.5 मीटर नहीं 2.5 ओनली। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एट विच द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन सेम, मतलब जहां पे था वही है। तो भाई सेंट्रल मैक्सिमा अगर हमने दोनों की तरफ रखा, दोनों स्लिट के सामने रखा, तो शिफ्ट जो आता है वो क्या आता है आपको पता है, डी बाई डी म्यू1 माइनस 1 t1 माइनस म्यू2 माइनस 1 t2, ऐसा ये आता है। अब ये जीरो कर दो क्योंकि भाई जहां पे था सेंट्रल मैक्सिमम वहीं पे रिमेन सेम, इसका मतलब ये जीरो कर दो। अगर इसको जीरो कर दोगे तो बेटा देखो ये तो खत्म, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वी कैन राइट हियर म्यू1 माइनस 1 t1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस 1 t2। अब देखो दिस इज 1.5 माइनस 1 और t1 की वैल्यू कितनी अपने को दी 2 into 10 to power minus 5, म्यू2 की वैल्यू 2.5 माइनस 1 into t2 या t बोल दो। तो t की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करते हो 0.5 into 2 into 10 to power minus 5 डिवाइडेड बाय दिस इज 1.5, यहां से इसको कैंसिल करोगे दिस इज 3, तो वी कैन राइट हियर 2/3 into 10 to power minus 5 मीटर। तो इस तरीके से बेटा अपने पास t की वैल्यू मिल गई। t के इस वैल्यू पे सेंट्रल मैक्सिमा जहां था वही बनेगा, मतलब यही पे था तो यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां भी देखो हमने दोनों स्लिट के सामने थिन फिल्म रखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस 1.2 माइक्रोमीटर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल 2.5 और जो तुम्हारा थिकनेस है वो 1.2 माइक्रोमीटर है। और कह रहा है जो हमने लाइट यूज की उसकी वेवलेंथ दी हुई 3000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है हाउ मेनी फ्रिंजेस क्रॉस्ड पॉइंट O ड्यू टू द थिन फिल्म। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको एक चीज पता है कि सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट होकर के चली जाएगी, भाई जो भी जैसा भी लगे। देखो ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, म्यू माइनस 1 इंटू टी करोगे तो एक्चुअली ये शिफ्टिंग जो होगी ना वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि म्यू2 माइनस 1 इंटू टी2 ज्यादा है। करके देख लो कोई दिक्कत नहीं। तो अब बेटा क्या होगा कि यहां से यहां देखो सेंट्रल मैक्सिमम यहां आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स पूरा का पूरा शिफ्ट। तो एक्स को अगर हम लिखें तो लिखेंगे डी बाई डी मॉड ऑफ म्यू1, तो म्यू1 की वैल्यू कितनी 1.5 माइनस 1, टी की वैल्यू 1.2 माइक्रोमीटर। एक्चुअली क्या दोनों को सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां लिख सकते हैं म्यू1 माइनस म्यू2 मॉड लगा देंगे क्योंकि भाई प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू टी, यहां मॉड के अंदर ऐसा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया अपने पास, देखो ये म्यू1 की वैल्यू 1.5 रख सकते हो और म्यू2 की वैल्यू 2.5, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया बेटा यहां से यहां तक की ये शिफ्ट कि यहां से यहां तक शिफ्ट। अब इसमें कितने फ्रिंजेस आए होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हुआ है ना, तो कितने फ्रिंजेस यहां से यहां तक क्रॉस किए होंगे ये बताना है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये बताने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है, एंड दैट इज फ्रिंज विड्थ, दैट इज डी लैम्डा बाई डी। तो अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस चाहिए जो कि शिफ्ट हो रही है, या कह सकते हो जो कि O को क्रॉस कर रही है, तो वो कितनी हो जाएंगी x बाई बीटा। तो देखो d बाई डी कैंसिल, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, भाई एक की विड्थ कितनी इतनी, टोटल कितना डिस्टेंस x। तो जाहिर सी बात है कि अपने पास कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसमें आ चुके हैं वो अगर हम काउंट कर दें तो वही क्रॉस करेंगे यहां से। बात समझ आ गई ना। तो बस यहां पे बेटा हमने क्या किया x बाई बीटा कर दिया, यहां से x बाई बीटा किया तो हमें मिल गया म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू टी मॉड लगा दिया हमने, क्योंकि प्लस रखना है अपने को। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई, अब वैल्यूज रख दो। तो देखो 1.5 माइनस 2.5 इंटू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको मॉड लगा देते हैं क्योंकि मॉड लगाने से हमें पॉजिटिव कर लेना है सिंपली। यहां पे कितना हो जाएगा अपने पास, देखो यहां से 3 इंटू 3000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो लिख सकते हैं 3000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब देखो ये हो गया -1, तो -1 मॉड मतलब 1 हो गया, और यहां से देखो 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 0.4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने पास हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, एंड नीचे क्या है अपने पास 3 इंटू 3 तो गायब हो गया, तो यहां पे 1000 इसको हम कर सकते हैं 10 टू पावर माइनस 7, तो यहां से आ गया अपने पास 4।
तो इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगे, इस O पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये अच्छा सवाल था, बाकी तो आपको पता है ये भी एक ठीक ही सवाल है, बढ़िया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से करना और इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो मैं करा रहा हूं। कह रहा है इन वाइट एसी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k, where lambda is the wavelength of the light. What is the value of intensity at a point where path difference is lambda by 4? तो मेरी बात ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये एग्जाम में आवा क्वेश्चन है बेटा। अपने को क्या दिया हुआ है, कह रहा है जहां पे पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा है, वहां पे क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी है वो k है। आपको पता है दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा का मतलब ये होता है कि ये जो इंटेंसिटी मिल रही है एक्चुअली ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एक आता था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। एक्चुअली ये फॉर्मूला तब बनाया था जो हमने क्या किया था बेटा, दोनों इंटेंसिटीज को सेम ले लिया था, और 4I0 जो होता था उस केस में वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, और हमने देखा कि लैम्डा पे जो इंटेंसिटी है वो k है, और लैम्डा पे जो इंटेंसिटी मिलती है वो मैक्सिमम होती है। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू k है, और इस फार्मूले में मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 है। तो वी कैन राइट I is equal to k cos square 5/2 where 5 is the path difference। बात समझ आ गई। तो हमने क्या किया, ज्यादा कुछ किया नहीं, इस इंटेंसिटी के फार्मूले को यूज करके, ठीक है, हमने एक्चुअली k के टर्म में एक फॉर्मूला बना लिया इंटेंसिटी का। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आने वाला है k की टर्म में आने वाला है, इसलिए। और चूंकि ये बोला था कि लैम्डा पे कितना है k इंटेंसिटी, तो लैम्डा पे भाई कितना होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो k होगी, ठीक है, और 4I0 की वैल्यू यहां पे k आने वाली है। अब मेरी बात सुनो, हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस पाथ डिफरेंस पे कितना आएगा। तो भाई अब हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स को लैम्डा बाई 4 पे बताना है। तो इसके लिए हमें फेज डिफरेंस मिल जाए तो हम आराम से इंटेंसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन बना है इसमें इंटेंसिटी फेज डिफरेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है वो है। तो यहां से देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, अगर फेज डिफरेंस निकालें मतलब 5 की वैल्यू, तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की लैम्डा बाई 4, तो यहां से आ जाएगा अपने पास पाई बाई 2। तो 5 की वैल्यू आ गई अपने पास पाई बाई 2। अब अगर 5 की वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री ऐसा, तो यहां से क्या करना, अब यहां पे बेटा अपने को क्या करना, 90 डिग्री रख देनी। तो आंसर में k के टर्म में मिल जाएगा। नाउ I इज इक्वल टू k cos 90/2, यहां cos स्क्वायर भी था, एक्चुअली स्क्वायर भी। दिस इज cos 45, क्योंकि 90/2 मतलब 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2 उसके स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है k/2। तो जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा k/2। इसका मतलब ये है कि जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है, वहां पे जो इंटेंसिटी आने वाली है वो k/4 आएगी। अगर लैम्डा पे k है तो k/2 आएगी, नॉट k/4, k/2 आएगी, ठीक है, अगर लैम्डा पे k इंटेंसिटी है तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है। कह रहा है हमारे पास ये वाईडीएससी की सेटअप दी हुई है, d की वैल्यू मतलब स्लिट के बीच की डिस्टेंस 5 लैम्डा, और ये जो दिया हुआ अपने पास स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस दिस इज 10 d, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो एक्चुअली है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अपने पास लैम्डा के टर्म में दिया हुआ है। तो वी कैन राइट हियर d की जगह 5 लैम्डा, तो ये 50 लैम्डा हो जाएगा, मतलब ये भी लैम्डा के टर्म में होगा, ये भी लैम्डा के टर्म में होगा। कह रहा है यहां पे इफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I0 देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ द वन स्लिट। यहां पे जस्ट इसके सामने इस वाले पॉइंट पर पूछा जा रहा है कितनी इंटेंसिटी होगी। या तो इसके सामने भी ले सकते थे, हालांकि दोनों के सामने सेम आएगा तो एक पे निकाल लो, काम बन जाएगा। तो यहां से लाइट चल के आएगी यहां पे, और यहां से भी लाइट चल के आएगी यहां पे, दोनों मिलेंगे, इंटरफेयर करेंगे, और ठीक है कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहां पे आने वाली। अच्छा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, क्या है अपने पास, I इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने यहां देखा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अच्छा, कह रहा है मैक्सिमम जो है वो I0 है, इसका मतलब 4I0 को, एक्चुअली 4I0 को यहाँ पे I0 से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये दिया हुआ है मैक्सिमम I0 लेना है। तो यहां से जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो I0 cos स्क्वायर 5/2। अब हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूं।
हमें आई नॉट के टर्म में आंसर देना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पाथ डिफरेंस मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं ये। और अगर हम ये निकाल लेंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना इंटेंसिटी होगा। क्लियर? चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम है यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालने के भाई अब हमें जो जनरल मेथड था वो अप्लाई करना पड़ेगा। क्या था जनरल मेथड? ये डिस्टेंस जो भी है और ये डिस्टेंस जो भी है, इन दोनों का डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस ही होता है। लाइट यहां से चल के पहुंची जितना चली, लाइट यहां से चल के पहुंची जितना चली, उन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली। तो आपको पता है ये तो d है क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन ये क्या है, इट इज d² प्लस d² का होल अंडर रूट। ठीक, क्योंकि पाइथागोरस लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से डेल्टा x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास, देखो अंडर रूट d² प्लस d² माइनस d, कैपिटल D एक्चुअली, कैपिटल D। ठीक है, तो ये लेंथ माइनस ये लेंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेल्टा x की वैल्यू, फिर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो क्या करो बेटा, यहां से कैपिटल D स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से देखो बाहर आएगा D और बचेगा अंदर कितना, यहां बचेगा अंदर अपने पास 1 प्लस d² बाई कैपिटल D² का होल पावर 1/2 माइनस कैपिटल D। बात समझ आई? अच्छा, यहां से एक काम करो, कैपिटल D कॉमन ले लो, तो यहां बचा 1, देखो 1 प्लस d² बाई कैपिटल D² 1/2 माइनस ऐसा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, ये d² बाई कैपिटल D² की जो वैल्यू 1 से बहुत कम है, क्योंकि दिस इज 5 लैम्डा एंड दिस इज 50 लैम्डा। तो 50 लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो 2500 लैम्डा आएगा स्क्वायर में, और ये आएगा अपने पास 25, तो 1/100 है। दिस इज द too much low with respect to 1. So we can apply here binomial expansion, 1 plus x का whole power n is equal to 1 plus nx। जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो यहाँ x इसको ट्रीट करेंगे, तो we can write here delta x is equal to, देखना ध्यान से, d 1 plus 1/2 d² by capital D² minus 1। समझे? ये हो गया गायब। देखो 1/2 को हमने क्या किया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूं, 1 प्लस एक्स का होल पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस nx। इस फार्मूले को हमने यूज किया यहां पे। तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, d से d कैंसिल, तो अपने पास 1/2 d² बाई कैपिटल D ये आ जाएगा। चलो वैल्यूज रख देते हैं, तो 1/2 5 लैम्डा रखेंगे तो 25 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे कितना 50 लैम्डा। तो यहां से कितना जाएगा, देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और ये हो गया अपने पास 2, तो λ/4। इसका मतलब ये है कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, λ/4। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे λ/4 आया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हमें कुछ करना नहीं है ज्यादा भाई, फेज डिफरेंस निकाल लेते जो कि फाई ही है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x की वैल्यू λ/4, इट इज π/2। मतलब इसके लिए पाथ डिफरेंस λ/4 के लिए कितना, π/2 आएगा। वैसे भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन ये कर रखे हैं, देखो ठीक है, π/2। अब क्या करेंगे, अगेन I इज इक्वल टू I नॉट, यहाँ पे वैल्यूज रख दो फाई की, cos स्क्वायर 90/2, दिस इज 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, I नॉट बाई 2। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस दिए। ठीक है बेटा, ओके। तो अपन आगे बढ़ते हैं, वाईडीएससी खत्म हो गया, इस पे आते हैं अपन। ठीक है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। मैंने आपको कोहेरेंट सोर्स बनाने के 2 तरीके बताए थे। एक में क्या हो रहा था, वेवफ्रंट का डिवीजन हो रहा था, जैसे वाईडीएससी उसका एग्जांपल था। फिर दूसरा मैंने बताया था एम्पलीट्यूड डिवीजन। तो एम्पलीट्यूड डिवीजन में एक्चुअली क्या है, ये थिन फिल्म वाला आता है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, बट अपने को फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन अगर आए तो आराम से हम कर पाए। तो आपको चलो बताता हूं मैं थिन फिल्म क्या है, पहले इसकी बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बेटा अगर वाटर के सरफेस पे आप ऑयल वगैरह डाल देते हो तो एक पतली सी लेयर बन जाती है, बहुत पतली सी,
जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आप व्यूज चेंज करो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या होती है, वो अपीयर होती है, दिखाई देती है। ठीक है, ये एक्चुअली होता है ड्यू टू द इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस फिनोमेना का ही एक एग्जांपल है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्चुअली एम्पलीट्यूड डिवीजन से कोहेरेंट सोर्सेज बनती हैं। तो कैसे बनती है वो समझना है कि हमारे पास वाटर सरफेस है और आप देख रहे हो यहाँ पे एक थिकनेस है, इसको थोड़ा सा हमने जूम कर लिया है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से होता क्या है, मेरी बात सुनना, होता क्या है, जब ये लाइट इस पर्टिकुलर थिन फिल्म पे आएगी, इसको थिन फिल्म मान लो, ठीक है, जिसकी थिकनेस टी दी हुई है और मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू है। तो जब लाइट आएगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होगी आई पे, तो बेटा क्या होगा, इस मीडियम में जब जाएगी ना, तो मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी और इसका कुछ पोर्शन, एक्चुअली इंटेंसिटी यहां पे डिवाइड हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये मान के चलो 15% रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यही डेटा है अभी तक कि 15% क्या होता है, रिफ्लेक्ट जरूर होती है। तो इसकी इस लाइट की इंटेंसिटी और इस लाइट की इंटेंसिटी में फर्क होता है। और ये क्या है, जो इन दोनों की जो अपने पास इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो एक्चुअली इंटेंसिटी का डिवीजन हो रहा था, आ रहा था आई नॉट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चला गया, थोड़ा इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का डिवीजन हो रहा है। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, तो एम्पलीट्यूड का भी डिवीजन हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे एम्पलीट्यूड का डिवीजन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर जब ये इस पर्टिकुलर ये रिफ्रैक्टेड वाला रे जब यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये एक्चुअली यहां से कुछ पोर्शन इसका रिफ्रैक्ट होगा और कुछ अगेन रिफ्लेक्ट होगा। फिर ये आकर के बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे जब फिर से बाउंड्री चेंज होगी तो क्या होगा, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होगा और कुछ अगेन रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों रेज, ठीक है, एक ही सोर्स से मिल रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी कुछ सेम होगी, लेकिन इंटेंसिटीज डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या होंगी, जहां पे मिलेंगी वहां क्या करेंगे, इंटरफेरेंस कर रही होंगी। सिमिलरली अगर हम इस पे आए तो देखो ये रिफ्लेक्ट होकर के आए और अगेन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये फिर रिफ्लेक्ट हुआ और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा थोड़ा सा पोर्शन। तो ये दोनों भी क्या है, एक ही सोर्स से मिल रही है और ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे। तो अगर कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये भी इंटरफेरेंस करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पैरेलल बना दिया, क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है तो वहां से पैरेलल ही जा रही होंगी, कहीं भी जाना होगा, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है ना, ये थिकनेस बहुत कम है, तो आपको ये पैरेलल ही एज्यूम कर सकते हो कि आप पैरेलल ही दिखेंगे। बात समझ आएगी। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, मिलकर के इंटरफेरेंस कराएंगे और ये भी मिलकर के इंटरफेरेंस कराएंगे। इनको बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम। ये होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ये होता है ट्रांसमिटेड सिस्टम। तो R1 R2 को हमने क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम, और T1 T2 क्या है, ट्रांसमिटेड सिस्टम। और ये क्या होते हैं, दोनों जाकर के रिफ्लेक्ट, यहां से ये दोनों रेज जाकर के क्या होंगे बेटा, इंटरफेरेंस करेंगे, और यहां से भी रेज जाकर के इंटरफेरेंस करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए अगर कहीं पे मैक्सिमा बना किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो उसके लिए जो अपने पास मैक्सिमा की कंडीशन आती है वो आती है 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और मिनिमा के लिए आता है 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। आप सोचोगे सर आपने कुछ डेरिवेशन कराया है, तो डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है। ठीक है, आप इस पे बस क्या करो, इस फार्मूले को ध्यान में रखो, काम हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ से जो लाइट चल के आ रही है, यहाँ से जो लाइट चल के आ रही है और यहाँ से चल के जा रही है, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ध्यान से, हो क्या रहा है कि ये इतना डिस्टेंस चला और ये वाला क्या हुआ, इतना डिस्टेंस चला, और इसके इधर की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो एक्चुअली ये जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है और ये जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसका डिफरेंस ये आता है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे बहुत मजेदार है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेव में कि भाई जब किसी पर्टिकुलर बाउंड्री से, रिजिड बाउंड्री से ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें फेज डिफरेंस आता है पाई का। तो फेज डिफरेंस अगर पाई का है, इसका मतलब उस पाई से रिलेटेड पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। तो एक्चुअली इस रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये डेंस मीडियम है, डेंस मतलब क्या, रिजिड इंड बोल सकते हो, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो वेव में पढ़ रखा है भाई पाई का फेज डिफरेंस आएगा, मतलब पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई 2। तो एक्चुअली इसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, कितना, लैम्डा बाई 2। बात समझ आ गई। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि लैम्डा बाई 2 है, ऑलरेडी पाथ डिफरेंस आ चुका है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, लेकिन इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड वेव में, या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड वेव में वो पाथ डिफरेंस एडिशनल नहीं आ पाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो, तो ये एक्चुअली डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर जाने में क्या होता है, फ्री इंड बोला जाता है, और उस केस में कोई पाथ डिफरेंस नहीं आती। तो इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड में यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रही है कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगी एडिशनल,
ठीक है, लेकिन इसमें आएगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसमें पाथ डिफरेंस आएगा λ/2 और इसमें आएगा 0। तो इसलिए बेटा यहाँ पे एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 आता है और इसीलिए यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना ये चेंज हो जाता है। एक्चुअली मैक्सिमम का क्या कंडीशन है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n λ, लेकिन पाथ डिफरेंस जो आता है वो इस रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए -λ/2 करना पड़ता है इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस में से, इसीलिए बेटा ये एक्सप्रेशन बनता है। तो एक्सप्रेशन याद रखो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन याद रखें, क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर फार्मूले पे बेसिक आते हैं, अभी मैं करा के दिखाता हूं। ट्रांसमिटेड के लिए देखो तो ट्रांसमिटेड के लिए बेटा ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वही कंडीशन रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हारा, यहाँ पे जो दोनों रेंज जा रही है इनमें कोई भी पाथ डिफरेंस ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी तो क्या डेंसर से रेयर मतलब फ्री है, तो इसमें कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस नहीं आया, तो ज्योमेट्रिकल जो लेंथ आएगा वो वही क्या हो जाएगा n λ के इक्वल हो जाएगा, जो कि आता है 2 μt cos r इज इक्वल टू n λ। तो ये कंडीशन याद रखना। रिफ्लेक्टेड के लिए मैक्सिमम की क्या कंडीशन, 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन, 2 μt cos r इज इक्वल टू n λ। ठीक है, ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन, 2 μt cos r इज इक्वल टू n λ, और मिनिमा के लिए 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। बिल्कुल वही कंडीशन, एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है या कह सकते हो पाथ डिफरेंस है। ठीक है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 आराम से, तो n के टर्म में हमने निकाल दिया। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, t क्या है, थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, और r क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसमें बेस्ड दो क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक, ध्यान से देखिए। क्या लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन a thin glass plate of refractive index 1.5 such that the angle of the refraction into the plate is 60 degree. Calculate the smallest thickness of the plate which will make it appear dark by reflection. तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए डार्क, डार्क मतलब क्या, मिनिमा। तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हमने देखा, यहाँ पे कंडीशन आ रही है अपने पास 2 μt cos r इज इक्वल टू n λ। अब स्मॉलेस्ट थिकनेस की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट थिकनेस, इसका ये मतलब है कि यहां पे एक्चुअली n की वैल्यू 1 लेनी है और r को आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, t आपको दिया हुआ है अपने पास, t एक्चुअली निकालना है, थिकनेस निकालना है, थिकनेस निकालना है, t निकालना है। म्यू की वैल्यू 1.5, लैम्डा की वैल्यू 6000। तो यहां से अगर हमें t चाहिए तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, n लैम्डा बाई 2 म्यू cos r। यहां से बेटा ध्यान से देखना, ये 1, ये 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 म्यू की वैल्यू 1.5 इंटू cos 60, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, ये 1. दिस इज द 1.5 और इसको कैंसिल करेंगे तो एक्चुअली t की वैल्यू जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्लेट, म्यू इज इक्वल टू 1.5 सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 60 डिग्री, डार्क बैंड इज ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्डिंग टू द wavelength of 6000 angstrom if the thickness is 1.2 into 10⁻³ millimeter. Okay, calculate the order of the interference band for the reflected system. तो भाई एक चीज बताओ, यहां रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर दिया और क्या बोला, डार्क बैंड मिल रहा है, मतलब अगेन मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक चीज पता है, क्या भाई, हमें ये पता है 2 μt cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। हमसे n पूछा गया कि किस ऑर्डर का बैंड बनेगा, तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से लिखना, n इज इक्वल टू लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 μt cos r बाई लैम्डा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से लिखना, 2 म्यू की वैल्यू 1.5 इंटू t की वैल्यू कितनी, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, cos r तो cos 60 डिवाइडेड बाई, क्योंकि r कितना दिया 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10⁻⁻10। यहां से इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो n की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली 3। करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई। ये n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3, तो इसका मतलब ये है कि जो डार्क बैंड बन रहा है वो थर्ड वाला बनेगा, समझे। तो इस तरीके से बेटा
क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, इस पर्टिकुलर कंडीशंस पे, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहां से बेटा ये अपने पास इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, हमने YDSC कर लिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वेव कैरेक्टर की बात करेंगे लाइट की, जिसको बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं अपन। एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट की डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस और कॉर्नर ऑफ द ओपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर। बात समझ आ रही है। और एक्चुअली होता क्या है कि बेंडिंग हो करके उस रीजन में जाने की कोशिश करती है जिधर की तरफ शैडो बननी चाहिए थी, है ना। ये होता है डिफ्रैक्शन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम द कॉर्नर और एजेस ऑफ द ओपेक ऑब्स्टिकल और अपर्चर एंड इंटर्स इन द शैडो रीजन। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं आपको, समझना। देखो यहां पे क्या हुआ, ये स्क्रीन रखी हुई थी और यहां पे हमने एक पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल रख दिया जिसकी साइज दी हुई है a। यहां से पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज ही यहां पे ज्यादातर देखने को मिलेगा, हालांकि रेज कैसी भी आ सकती है, लेकिन हम जो काम करेंगे वो पैरेलल रेज या कह सकते हो प्लेन वेव फ्रंट पे काम करेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट, पैरेलल रेज मतलब प्लेन वेव फ्रंट है, तो यहां से आ रही है। तो होना क्या चाहिए था एग्जैक्टली, अगर हम लाइट रे के, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को कंसीडर करें कि लाइट वाइज स्ट्रेट लाइन चलती है, तो उसको कंसीडर करें तो हमें क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए था बेसिकली, होना ये चाहिए था कि भाई यहां से लाइट रे आई, यहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं, सीधे स्क्रीन पे पड़ी, यहां से भी लाइट रे आई, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, सीधे स्क्रीन पे, यहां से भी लाइट रे आई यहाँ पे, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, सीधे स्क्रीन पे। तो यहां से क्या होना चाहिए था, एकदम रोशनी होनी चाहिए थी, लाइट होनी चाहिए था, ब्राइटनेस होना चाहिए था, ठीक है। और यहां से जो लाइट रे आ रही है देखो इससे रोक ली गई, तो होना क्या चाहिए था कि लाइट रे जब यहां से रोक ली गई तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल की यहां पे शैडो बननी थी, डार्क शैडो। लेकिन ये नोटिस हुआ कि एक्चुअली यहां भी थोड़ी सी लाइट आ रही है, थोड़ी सी ब्राइटनेस आ रही है। तो यहां से पता चला एक्सपेरिमेंट से, ढेर सारी एनालिसिस से, कि इस पर्टिकुलर एज से लाइट बेंड हो गई और बेंड होकर के जो रीजन थी जहां पे शैडो बननी चाहिए थी उस रीजन में इंटर कर रही है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बात समझ आ गई, ओके। ऐसे ही अपर्चर के केस में भी देखा गया। देखो यहाँ पे अपर्चर मैंने बना दिया, मतलब एक पर्टिकुलर कार्डबोर्ड था, उस पर हमने, ठीक है, स्लिट लगा दी या कह सकते हो पिन होल बना दी, कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो यहां से जो लाइट रे आ रही है चल के, पैरेलल लाइट रे मतलब प्लेन वेव फ्रंट, तो यहां से ये देखा गया कि होना क्या चाहिए था भाई, इस पर्टिकुलर होल से लाइट रे निकलती और स्ट्रेट लाइन को अगर फॉलो करती तो सीधे जाकर के यहां पे और यहां से यहां तक, इसके बीच की जितनी भी लाइट है सब यहां आती और यहां पे क्या करती, ब्राइटनेस बनाती। बाकी इसके ऊपर जस्ट घना अंधेरा होना था, ठीक है, मतलब डार्कनेस होनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये नोटिस हुआ कि भाई इस शैडो रीजन में भी ब्राइटनेस आ रही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर अपर्चर से लाइट रे क्या हुई, बेंड हुई, और बेंड होकर के कहां गई बेटा, उस रीजन में जिधर की तरफ शैडो बननी चाहिए थी। क्लियर। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन। एक्चुअली यहां पे तो देखो शैडो रीजन में जाएगी तो यहां पे एक्चुअली फ्रिंजेस भी बनेगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, फ्रिंजेस भी बनता है, ठीक है। वैसा ही जैसा आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा है, लेकिन इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती है उसकी कुछ खास बातें हैं, वो इसमें जो फ्रिंजेस बता लूंगा मैं, तब बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो ये जनरली होता ही है, इंटरफेरेंस तो कराना पड़ता है लेकिन ये जनरली होता ही है, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस होता है कोहेरेंट सोर्स से और यहां कोहेरेंट सोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो डिफ्रैक्शन तो जनरली आप देख सकते हो, लेकिन इंटरफेरेंस आपको प्रैक्टिकली कराना पड़ेगा क्योंकि कोहेरेंट सोर्स बनाना पड़ेगा, इसलिए। बात समझ आ गई। डिफ्रैक्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई अगर मान लो आप कमरा बंद कर रखे हो, अंधेरा है, ठीक है, और आपने क्या किया बेटा, खिड़की खोल दी, तो एक रोशनी फैल जाती है कमरे के अंदर, है ना। जरूरी नहीं कि धूप अंदर आए, तब भी एक रोशनी आ जाती है। वो जो रोशनी आने का कारण है वो डिफ्रैक्शन है, क्योंकि वहां बेंडिंग होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या हो गया, ये हो गया अपने पास डिफ्रैक्शन। अब ये डिफ्रैक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और साइज ऑफ अपर्चर पे, ठीक है, वेवलेंथ पे और किस पे, साइज ऑफ अपर्चर पे। बात समझ आ रही। चलो मैं इसको समझाता हूं कैसे। देखो यहां पे हमने दो साइज लिए, एक छोटा और एक थोड़ा बड़ा। तो देखो यहां से जो पैरेलल लाइट रे आ रही है मतलब प्लेन वेव फ्रंट, तो यहां पे जब पहुंचे तो यहां पे देखो पिन होल टाइप दिखेगा इसको, या बोल सकते हो स्लिट दिखेगा। तो यहां पे एक्चुअली ये शार्प एज बनेगा, और अगर शार्प एज बनेगा तो क्या होगा, यहां से देखो लाइट यहां पे एक्चुअली ये पॉइंट सोर्स की तरह बनेगा, तो यहां पे देखो वेवफ्रंट कुछ ऐसा बनेगा। और वेवफ्रंट अगर कुछ ऐसा बना, ठीक है, सिलेंड्रिकल, अगर स्लिट है तो सिलेंड्रिकल, अगर पिन होल है तो स्फेरिकल।
तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये क्या करेगा, इस वेव फ्रंट से अगर हम लाइट रे ड्रॉ करेंगे तो ये देखो बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। लेकिन अगर हमने साइज बड़ी कर दी तो होगा क्या एक्चुअली कि वेव फ्रंट जो बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्फेयर है। मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो वेव फ्रंट बन रही है स्फेरिकल, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा, फ्लैट। और इसका नेचर फ्लैट होगा तो क्या होगा बेटा, ये देखो बहुत दूर तक मुड़ के नहीं जा पाएगा। मतलब जो शैडो रीजन में जाने की इसकी टेंडेंसी है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अगर साइज को हम बढ़ाते बढ़ाते कुछ ज्यादा ही कर दे तो क्या होगा, लाइट रे सीधे आएगी, सीधे निकल जाएगी। मतलब यही इतने पर्टिकुलर पोर्शन में ब्राइटनेस दिखेगा, बाकी क्या होगा, डार्क होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगी। और न्यूटन ने जब बताया था तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था तो उसमें यही बताया था कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन चलती है। तो एक्चुअली यहाँ पार्टिकल नेचर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव नेचर की। तो वेव नेचर की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इसकी जो साइज है वो बहुत कम करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। और इसकी जो साइज है वो एक्चुअली वेवलेंथ ऑफ लाइट के अप्रॉक्स रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देंगे तो परफेक्ट डिफ्रैक्शन होगा। मतलब आपको अच्छे से दिखेगा कि हाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है। बात समझ आ गई। साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट होती है एज कंपेयर टू द लाइट, बिकॉज ऑफ साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो लाइट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर एक रूम में एक आदमी बैठा हुआ है या दो आदमी बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और रूम के बाहर वॉल के पीछे, ठीक है, कोई आदमी खड़ा है तो उनकी बातों को सुन सकता है लेकिन उनको देख नहीं सकता, क्योंकि लाइट रे इतनी डिफ्रैक्ट ही नहीं होगी कि मुड़े, लाइट रे इतनी मुड़े और जो आदमी अंदर बैठा हुआ उसको देख पाए। हाँ, लेकिन साउंड वेव जो बातें कर रहे हैं उससे जो साउंड वेव मिल रही है वो उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि हाँ वो मुड़ के उसके कानों तक आ रही है तो वो सुन पा रहा है कि अंदर क्या बात चल रही है। बात समझ आ रही है, यही रीजन है। अब अपने को क्या है, डिफ्रैक्शन तो पता चल गया, लेकिन हमें एक्चुअली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, डिफ्रैक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व किया था और उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह किया था। तो इन्होंने क्या किया था, हमें इन्होंने जो डिफ्रैक्शन कराया था या डिफ्रैक्शन करा था उसी को पढ़ना है। इसीलिए हम यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की डिस्कशन करेंगे। नाम पे मत जाओ ज्यादा, बस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, ठीक है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ डिफ्रैक्शन कराई थी। वो क्या था, ध्यान से समझिए। उन्होंने एक अपर्चर ले लिया था, एक्चुअली स्लिट ले ली थी, जैसे YDSC में स्लिट लगाते थे वैसे यहाँ पे एक स्लिट ले लिया था और इस पे इन्होंने प्लेन वेव फ्रंट गिराया, ठीक, और बेंड होने के बाद प्लेन वेव फ्रंट को जाने दिया। मतलब उनकी मोटो क्या थी कि प्लेन वेव फ्रंट आए और प्लेन वेव फ्रंट ही जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, प्लेन लाने के लिए मतलब क्या, पैरेलल रे चाहिए। पैरेलल रे के लिए तो इंफिनिटी पे रखना पड़ेगा, ठीक है, सोर्स को। तो इसका ये मतलब है कि हम वहां पे अगर करना चाहेंगे तो भाई नॉर्मली तो होगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा लैब में। इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ पे भाई इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया तो यहाँ पे इन्होंने इसको फोकस पे सोर्स रख दी, तो यहाँ से जो लाइट निकली वो पैरेलल निकली। तो यहाँ पे अभी अपर्चर पे कैसी वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। फिर यहाँ से बेंड हुई वो, अब बेंड हुई तो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी क्योंकि पैरेलल ही होंगी। तो उसको फोकस करने के लिए उन्होंने अगेन एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और स्क्रीन को कहां रख दिया, इसके फोकस पर। बात समझ आ गई। तो वहां पे क्या हुआ, अलग अलग डायरेक्शन में बेंड होकर के, जैसे देखो इधर बेंड हो रहा है वैसे इधर भी बेंड होगा, लेकिन मैंने इधर की तरफ बनाया बस, ठीक है। तो जैसे इधर बेंड हो रहा है बेटा वैसे इधर भी बेंड होगा। और इस तरीके से क्या होगा, ब्राइटनेस जितने रीजन में होनी चाहिए तो उससे ज्यादा रीजन में फैली रहेगी। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे होता क्या है कि जब इस अपर्चर से लाइट रे पास करती है बेंड होती है, बेंड होकर के शैडो रीजन में जाती है। तो होता क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इसके इन दोनों लाइट रे की बात करें जो इस एज पे पड़ रही है, इनके बीच की सारी लाइट तो सीधे सीधे आ रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली लाइट रे क्या होगी, यहाँ पे जो एज पे पड़ रही है वही बेंड होंगी। तो जब वो बेंड होंगी बेटा तो ध्यान से देखो, ये बेंड होकर के, ठीक है, शैडो रीजन में जाएंगे और ये जो ब्राइटनेस है इस ब्राइटनेस की एक पैटर्न बनाएंगे जो सबसे बड़ी पैटर्न होगी। इसको एक्चुअली बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद फिर यहाँ पे डार्क, पतला सा डार्क दिखाई देगा, फिर उसके बाद ब्राइटनेस होगी, फिर डार्क, फिर ब्राइटनेस, और इस तरीके से क्या होगा, फ्रिंज बनती है। और ये फ्रिंज बहुत दूर तक नहीं बनती, कुछ फ्रिंजेस बनने के बाद डिसअपीयर हो जाती है, मतलब डार्क हो जाती है। मतलब फ्रिंजेस जो बनेंगी यहाँ पे, वहां पे इंटरफेरेंस याद करो तो वहां ढेर सारी फ्रिंजेस बनती थी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो फ्रिंजेस बनेंगी वो फ्रिंजेस लिमिटेड बनेंगी।
मतलब कुछ फ्रिंजेस बनेंगी 2-3, उसके बाद सारी गायब हो जाएंगी, क्योंकि जो मैक्सिमा बनेगा एक ब्राइट डार्क जो मैं बोल रहा हूं, तो जो ब्राइट होती है उसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाती है, उस फ्रिंज की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर गायब हो जाती है। तो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बनती तो है लेकिन अनइक्वल विड्थ की, और उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, और फिर फाइनली क्या होती है, कुछ फ्रिंजेस बनने के बाद गायब हो जाती है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे डिफ्रैक्शन मिलता है और डिफ्रैक्शन में भी फ्रिंजेस बनती है। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इसी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को आगे लेके चलेंगे और इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे कि क्या डेरिवेशंस हो सकते हैं। क्लियर? ओके, क्या मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आते हैं अपन। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इन्होंने भाई कैसे किया था, ये यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था और उसके बाद फिर क्या हुआ था, अपर्चर से पास होने के बाद बेंड हुआ था। ठीक है, उस रीजन में गया था जिधर शैडो बन रही थी। ठीक, बात समझ आ गई, और फ्रिंजेस भी बना रहा था। ठीक, पहले क्या था यहाँ पे, एक्चुअली कुछ एक पर्टिकुलर विड्थ तक तो मैक्सिमा ही दिखेगा जिसको सेंट्रल मैक्सिमा मैंने बोल दिया था, उसके बाद एक मिनिमा आएगा जिसको फर्स्ट मिनिमा बोलेंगे। तो जैसे इधर मिनिमा आएगा वैसे इधर भी आएगा, और उन दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच की जो पूरी की पूरी स्प्रेडेड फॉर्म में है ब्राइटनेस, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद फिर एक ब्राइट आएगा मिनिमा के बाद, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में काफी कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर डार्क आएगा, अच्छा उसकी विड्थ भी कम होगी, मतलब विड्थ ऑफ द ब्राइटनेस ब्राइट फ्रिंजेस धीरे धीरे डिक्रीज होगी और विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और फाइनली एक 2 फ्रिंज के बाद 3 फ्रिंज के बाद गायब, फिर सीधे डार्क, इधर भी डार्क। क्लियर? तो यहां पे देखो, ये हम यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं या मैथमेटिकल फार्मूलाज देखेंगे क्या क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट रे आ रही थी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट वाली, और बेंड होकर के देखो यहाँ पे मिल रही है एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P की जो एंगुलर पोजीशन है अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा है। विड्थ कितनी है इसकी स्लिट की, आप देख रहे हो कि A है, या कह सकते हो साइज ऑफ अपर्चर वो क्या है, A है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो पहले। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखना। तो फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू I नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। I नॉट जो है ये एक्चुअली ये जो सेंटर पे ब्राइट बन रहे हैं ना, सेंट्रल ब्राइट जिसकी हमने बात की थी कि भाई इस पर्टिकुलर स्लिट के सामने और इसके इधर वाले पोर्शन, थोड़े से इधर वाले पोर्शन, जब तक फर्स्ट मिनिमा ना आ जाए, वहां से मतलब उस फर्स्ट मिनिमा इधर और फर्स्ट मिनिमा इधर के बीच में फैली हुई ब्राइट फ्रिंज, उसको हम बोलते हैं अपन सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी I नॉट है। क्लियर? तो I नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर। यहां पे जो अल्फा है एक्चुअली वेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई A साइन थीटा बाई लैम्डा। पाई तो आपको पता है कांस्टेंट, A क्या है बेटा, विड्थ ऑफ दिस स्लिट, साइन थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन दी हुई है पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी देख रहे हैं उसकी साइन रेशियो डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे वो सारी चीजें हैं, और ये जब आपको पता होगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, A और थीटा की वैल्यू रख के यहां से सॉल्व कर लोगे इसको, तो अल्फा मिल जाएगा, और जो अल्फा मिलेगा उसको यहां रखोगे तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इंटेंसिटी। बात समझ आ रही है? तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, यहां से आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाओ। भाई अल्फा निकालने का आपको फॉर्मूला मिल चुका है, उसके लिए थीटा चाहिए जो कि आप आराम से बता दोगे, उसके लिए ए चाहिए जो कि आप आराम से बता दोगे। ठीक है, क्योंकि दिया होगा क्वेश्चन में, लैम्डा भी दिया होगा क्वेश्चन में, पाई तो आपको पता ही है, और जब आपको अल्फा मिल गया बेटा यहां रख दो तो आपको पता चल जाएगा कितनी इंटेंसिटी आएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, अब आता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम। मान लो यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, मान लो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा अगर बन रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कुछ भी बन सकता है ना, कुछ भी बन सकता है, मिनिमम बन सकता है, मैक्सिमम बन सकता है। तो वैसे इस जनरल पॉइंट हमने एज्यूम करके क्या कर रखा है, मैक्सिमम बना रहे हैं। तो मैक्सिमम बनाने के लिए A sin थीटा इज इक्वल टू होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन फॉलो करती है। और A sin थीटा है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो इस एज से जो लाइट रे बेंड हुई और इस एज से जो लाइट रे बेंड हुई, मतलब एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं, जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं ऐसे, तो उस प्लेन वेव फ्रंट की ये डिफरेंट पॉइंट है। आपको पता है कि वेव फ्रंट के पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। तो इस पॉइंट से जो लाइट रेज आ रही है और इस पॉइंट से जो लाइट रेज आ रही है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस है।
ए साइन थीटा। एक ही वेव फ्रंट के दो डिफरेंट पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे और ये एजेस पे पड़ रहे हैं, तो इससे जो लाइट रे चल के जा रही है, ठीक है, उस लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा। और ये कैलकुलेशन हमने वाईडीएससी में कर रखा है बेटा। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये थीटा होगा और ये ए है, दिस इज ए एंड दिस इज थीटा। एक्चुअली ये ए है, आपको पता है ये ए है और ये थीटा है, तो ए साइन थीटा आएगा। तो एक्चुअली इन दोनों लाइट रे के जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 2n+1 λ/2 फॉर द मैक्सिमम। डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं बेटा, आप कंडीशन याद रखें। वाईडीएससी का देखो, अगर आप देखो ध्यान से, तो इंटरफेरेंस का अपोजिट है। वहां पाथ डिफरेंस क्या आता था, n λ फॉर मैक्सिमम, लेकिन यहां पे क्या आता है, a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। क्लियर है? n की वैल्यू 1 2 3 4, बात समझ आई? n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होगी, याद रखना। क्लियर? अब हम कंडीशन बनाएंगे मिनिमा के लिए p पर, तो उसके लिए यही पाथ डिफरेंस क्या होता है, n λ जितना होता है, और n की वैल्यू वही 1 2 3 4। बात समझ आ गई? देखो उल्टा हो गया, इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन आती थी, यहां पे मिनिमा के लिए मिल रहा है, ठीक है, वहां पे जो मिनिमा के लिए आती थी, यहां मैक्सिमा के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से बेटा चीजों को याद रखना है। अच्छा, अब मान लो कि इस पर्टिकुलर सेंटर से इस P की जो पोजीशन है वो xn है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मान लो मिनिमा बन रहा है, तो xn की वैल्यू क्या होगी, मान लो nth मिनिमा बन रहा है, ठीक है, कौन सा, nth मिनिमा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, xn की वैल्यू आएगी nd λ/a। याद रखना, nd λ/a। अगर फर्स्ट मिनिमा बना तो यहाँ पे 1, सेकंड मिनिमा बना तो यहाँ पे 2, थर्ड मिनिमा बना तो यहाँ पे 3, और अगर मैक्सिमा की बात करें तो ये 2n+1 λd/2a। बिल्कुल अपोजिट होता जा रहा है। देखो तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे के, मतलब इंटरफेरेंस में जो आपने पढ़ रखा है उसके अपोजिट मिलता है डिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो यहां से देखो xn इज इक्वल टू 2n+1 λd/2a, और ये दोनों हमने एक्चुअली nth मैक्सिमा और nth मिनिमा की बात की है, समझे, nth मैक्सिमा और nth मिनिमा की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे अपन, ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब ये फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन हम कराएंगे, तो यहां से देखो प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, बेंड होकर के देखो इस रीजन में भी गई, इस रीजन में भी गई। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, तो जब बेंड होकर के जाएगा तो फ्रिंजेस बनाएगा, मैंने आपको बताया था, कुछ फ्रिंजेस बनेंगी फिर गायब हो जाएंगे, लेकिन सेंटर वाला पोर्शन कंप्लीटली ब्राइट होगा। तो कंप्लीटली ब्राइट जब होगा ना, तो सेंटर वाले पोर्शन वाला ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद जस्ट क्या आएगा, एक डार्क आएगा जिसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, ऐसे नीचे भी आएगा फर्स्ट मिनिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड दो मिनिमाज मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। इसकी इंटेंसिटी तो आई नॉट होगी, आपको पता चल गया। तो यहां पे एक्चुअली आता है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा की बात की जा रही है। तो भाई विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस सेंटर से फर्स्ट मिनिमा की क्या पोजीशन है वो देखनी है दोनों तरफ, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर देखोगे तो वही क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमास अराउंड द सेंट्रल मैक्सिमा। वो आता है बेटा अपने पास, देखो n की वैल्यू 1 रखोगे, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन मिलेगी इधर से इधर की तरफ, और उतनी ही पोजीशन, उतनी ही डिस्टेंस पे इधर भी मिलेगा फर्स्ट मिनिमा। तो यहां 1 रख दिया तो d λ/a मिला, तो इधर d λ/a और इधर भी d λ/a, तो कितना हो गया, 2d λ/a। दिस इज द लीनियर विड्थ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, 2 कैपिटल D λ/a। बात समझ आई, ठीक है, कैपिटल D λ/a। कैपिटल D क्या है, स्क्रीन, ये कैपिटल D है, स्क्रीन से स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और ये सिंगल स्लिट है एक्चुअली। फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन में एक्चुअली क्या किया गया था, सिंगल स्लिट, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कराया गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया लीनियर विड्थ। अब एंगुलर विड्थ की बात करें तो क्या होगा भाई, एंगुलर विड्थ मतलब क्या, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन मान लेते हैं थीटा पे एंगुलर पोजीशन, और इधर भी मान लेते हैं, यहां मानना नहीं एक्चुअली होगा ही, है ना, दोनों तरफ एक्चुअली इक्वल
डिस्टेंस पे फर्स्ट मिनिमाज बनेंगे, तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये पूरा बताना है 2 थीटा, तो 2 थीटा अगर निकालें तो उस केस में आ जाएगा अपने पास 2 लैम्डा बाई ए। तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा बाई ए, याद रखना। लीनियर विड्थ 2d लैम्डा बाई ए, मतलब कैपिटल डी लगा दोगे तो लीनियर मिल जाएगा, क्लियर। कैपिटल डी हटा दोगे तो एंगुलर मिल जाएगा, आप जैसे भी याद करना चाहो। तो ये जो कंडीशंस हैं मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, ठीक है, और पोजीशंस मैक्सिमा मिनिमा की क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सारी चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर ले। बात समझ आ गई, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्रैक्शन भी कर लिया और हमने इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया, मतलब उसमें वाइड एसी हमने कंप्लीट कर लिया। तो उस पे बेस्ड मॉड्यूल और रेस में क्या क्वेश्चंस है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये आप कर लेना। आपको करना है बिगनर बॉक्स 2 एंड बिगनर बॉक्स 3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 77 तक, और एक्सरसाइज 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 10, 14, 17, 19, 20 ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 में 2 और 5 करना है, 2 और 5 बस, ठीक है। एक्सरसाइज और रेस नंबर 2 करना है। तो ये सारे का सारा आपका मॉड्यूल और रेस का, ठीक है, होमवर्क मिल गया जो आपने आज तक कर लिया है।